आगे से ठीक है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसमें सीईटी के बच्चे या रेलवे के भी बच्चे हैं? सीईटी वाले कितने हैं? स्पेशली रेलवे के बच्चे हैं ना। ठीक है। चलो कुछ थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, है ना। उसके बाद में अपन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में आपके है कौन कौन सी सिलेबस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या आता है, एक भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद में इसमें आगे आएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बाद में आपके है इसमें अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। ठीक है। इतना आपका जो पैटर्न है फर्स्ट ओवरऑल जो आपके सब्जेक्ट में है। ठीक है। उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो जनरल साइंस के अंदर अपन की जो एनसीईआरटी बुक चलती है ना, उसी का ही पैटर्न है। एग्जाम में क्या कर देते हैं कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। और वन लाइनर के अंदर क्या होता है कि अपन को कोई भी चीज़ अगर अपन कोई सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है ना, तो उसको अपन को क्या करना है कि डीपली जाना है। ऐसे नहीं कंसेप्ट तो क्लियर होगा नहीं। तो अपन सबसे पहले क्या है कि इस परिवर्तन के बारे में, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कंसेप्चुअली। सभी बच्चे 10th और 11th जैसे पास करके आए हो तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, है ना। तो इसमें अपन शुरुआत से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज जैसे फर्स्ट क्लास है तो इसमें तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कुछ पेरियोडिक टेबल होती है। पेरियोडिक टेबल सभी जानते हो, आवर्त सारणी बोलते हैं। और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जैसे 130 तक अपन को वो याद होने चाहिए। क्योंकि वो याद नहीं होंगे तो अपन रिएक्शन भी नहीं बता पाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको, है ना। तो फर्स्ट ओवरऑल अपन क्या करते हैं कि जैसे कुछ मान लो, जैसे हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, सबको पता है। उसके बाद में हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम। इस प्रकार से ये एक क्रमबद्ध तरीका चलता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि अगर अपन को कोई भी जैसे रिएक्शन दे दी, मैं आपको थोड़ा सा जैसे एग्जांपल फॉलो कर देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल अपन के पास में, एग्जाम्पल ये एग्जाम में आपको पूछ लिया H2O। ठीक है। H2O किसका फॉर्मूला है? जल का। अब आपने बता दिया कि सर ये तो जल का फॉर्मूला है। अब आप इसको डेस्टिफाई, उसको परिभाषित नहीं कर सकते कि ये एक्चुअल में जल है क्या। कैसे करोगे? यहाँ पे मैंने कोई अवस्था लिखी है क्या इसकी? नहीं डेस्टिफाई कर पाओगे ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर जो पदार्थ की जो अवस्था होती है उसी के ऊपर अपन थोड़ी सी विस्तार चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका सिलेबस को, अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो एक मैंने यहाँ पे कॉमन सा वर्ड लिखा है। क्या है ये? पदार्थ। अब मैं आपसे पूछूं पदार्थ क्या होता है? व्हाट इज द मैटर? ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, पदार्थ है। तो यूनिवर्सल के अंदर जितने भी अपन की जो चीजें बनी हुई है ब्रह्मांड के अंदर, वो सब किससे बनी हुई है? पदार्थ से बनी हुई है। अब इसके अंदर अपन पदार्थ में कुछ भी प्रकार की कुछ भी चीजें ले सकते हैं। जैसे अपन ऐसे जैसे विज्ञान स्टार्ट हुआ तो विज्ञान के अंदर एक पुरानी कथाएं चलती थी। पुरानी कथाओं का मतलब यहाँ से भारतीय जो संस्कृति थी ना, उसके अंदर एक चीज लेके चलते थे कि विज्ञान है जो कण कण में पार्टिकल्स है, मैटर है। तो इसके अंदर जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि अपन की जो बॉडी है, बॉडी भी 5 तत्वों से बनी हुई है। अब वो तत्व कौन से हैं? आप बोलोगे सर अग्नि भी हो गई, फायर भी हो गया, जल भी हो गई, वायु भी, एयर भी हो गया, है ना। तो ये चीजें होगी, इनसे ही बना ना। तो मैटर भी क्या है कि पदार्थ भी क्या है कि एक पार्टिकल्स, कौन सा? मैक्रो लेवल वाला। इंग्लिश मीडियम वाले तो है नहीं है, हिंदी मीडियम से अपन चर्चा कर लेते हैं। सूक्ष्मतम इकाई मतलब एकदम मैक्रो एलिमेंट्स,
जो पदार्थ की क्या होती है, जीरो इक्विलिटी होती है। क्या होती है? जीरो इक्विलिटी। जीरो इक्विलिटी का मतलब क्या होता है कि ये एक पार्टिकल्स है, इसको मैंने फंडामेंटल नाम दे दिया कण। अब इस अपन इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, कण है। अब कैसा कण है इसको अपन परिभाषित कब करेंगे, जब अपन की इसकी अवस्था के बारे में पता होगा। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है तीन। विच टाइप ऑफ मैटर? थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? ठोस, ठीक है, लिक्विड द्रव, गैस। कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है। अपन जैसे सिलेबस में पढ़ते हैं वैसे पदार्थ की अगर जनरली अगर कोई एग्जाम में अगर पूछ ले ऐसा भी, तो पदार्थ की वैसी अवस्था होती है पांच। दो और बता दूं आपको। एक आपकी होती है बीईसी, एक आपकी होती है प्लाज्मा। वैसे तो पदार्थ की क्यों जैसे जैसे अपन डीपली स्टडी करते जाते हैं तो पदार्थ को अपन क्या करते हैं, डेस्टिफाई करते जाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट होता जाता है तो इसमें एक पार्टिकल्स की खोज होती जाती है और अपन को एक न्यू अपन उसको नाम दे देते हैं, तो उसको अपन क्या दे देते हैं, प्लाज्मा या बीएसी। मगर अपन पढ़ते कितनी है? तीन प्रकार के। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब देखो इसमें पदार्थ की अवस्था के अंदर, अब अवस्था के अंदर ये यहाँ से अपन इसको अगर परीक्षा के अंदर आ जाए किसी प्रकार का, अगर अपन को रिप्रेजेंट करना हो या किसी को समझाना हो कि ये ठोस है, द्रव है या गैस है, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा है H2O, जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो मोल और ऑक्सीजन का एक मोल मिलके, या हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बना लेता है? जल बना लेता है। इसके अगर अपन स्ट्रक्चर्स देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी वो जल की। अगर अपन इसको देखें तो स्ट्रक्चर ऐसी क्यों बनेगी? अब आप देखोगे सर इसमें मैंने यहाँ पे तो स्ट्राइट लाइन खींची है ना, यहाँ पे मैंने एरोडोट से दर्शाया है। इसमें भी विज्ञान में रीजन है, हर जगह एक पॉइंट भी लिखते हैं उसका भी रीजन कहीं ना कहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड खींचा ना, इसलिए खींचा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है यहाँ पे, अंत अणुक बल। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, इसका बाहर रख दो आप, कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा? पिघल जाएगी। मतलब इसके अंदर ये वीक बॉन्ड था, आसानी से क्या हो गया? टेम्परेचर से पिघल गया। समझ में आ गई बात? तो ये H2 है। अब इस H2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रेजेंट कर दिया मैंने, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ऐसे। मतलब अब ये क्या हो गया? ठोस है। ठोस का मतलब अपन इसको क्या मानेंगे? ये बर्फ का टुकड़ा है, क्यूब, आइस क्यूब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर इसको बाहर कोई एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, मतलब वायुमंडल में छोड़ दिया, बाहर की तरफ रखा हुआ है। कुछ देर पश्चात इसके अंदर केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन ये अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अभी। अपन इतना ही बता सकते हैं कि ये पिघलेगी भाई। अब पिघलेगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी? बर्फ का टुकड़ा अगर पिघलता है तो किस में चेंज होता है? लिक्विड में, मतलब जल के अंदर। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं मैं? यहाँ पे जैसे मैंने सॉलिड लगवाया, यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं? अभी मैंने लिखा है एल, लिक्विड, मतलब ये किस में चेंज हो गया? द्रव में चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? लिक्विड हो गया, ठीक है। और भी रिएक्शन होगी आगे, भाई प्रक्रम तो चलता ही रहेगा। इसको मैंने और, अच्छा, ये जो सिग्निफिकेशन किया ना साइन, इसका भी अर्थ बताऊंगा। इसका भी अर्थ होता है, अगर एग्जाम के अंदर इस प्रकार का ना करके इस प्रकार का आ गया ना, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका भी साइन बताऊंगा अभी। देखो अब लिक्विड है पानी, पानी को अपन बाहर रख दिया, ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है, अपन पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, कुछ समय पश्चात या अगले दिन या नेक्स्ट टाइम कभी भी अपन देखते हैं तो पानी सूख जाता है। पानी का क्या हो गया? वेपर। क्या बनी? वाष्प बनी, और पार्टिकल्स कहाँ चले गए? सराउंडिंग में चले गए। तो ये यहाँ से वापस चेंज हो जाएगा। अब क्या साइन लगाऊं? जी लगाऊं, मतलब गैस में चेंज हो गया। चलो ये तो समझ में आ गई बात। यानी कि जल को अपने बाहर छोड़ा, सॉरी,
बर्फ को, बर्फ पिघली किस में चेंज हुई, द्रव में चेंज होगी। द्रव को कुछ समय पश्चात अपने ऑब्जर्वेशन किया, उसको देखा, तो द्रव किस में चेंज हो गया, वाष्प में चेंज हो गया। ये एक परिवर्तन चला, परिवर्तन चल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये H2 है, जल का रासायनिक सूत्र, ठीक है, ये इस अभिक्रिया में कहीं ना कहीं चेंज हुआ क्या, कहीं ना कहीं चेंज हुआ क्या, वैसा का वैसा ही है, खाली चेंज क्या हुआ, अवस्था चेंज हुई, अवस्था ही तो चेंज हुई। देखो ये बर्फ का टुकड़ा था, ये किस में चेंज हो गया, पानी के अंदर चेंज हो गया, और ये किस में चेंज होगी, वेपर में, है ना। अब इसकी परिभाषा भी अपन इसको समझेंगे। आइस क्यूब बर्फ का टुकड़ा जल में चेंज हुआ, जल से किस में चेंज हो गया, वाष्प में चेंज हो गया। अब इस जल के रासायनिक सूत्र में कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी क्या चेंज हुआ है, खाली अवस्था ही चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, अवस्था। अवस्था को अपन स्टेट बोलते हैं, ठीक है, चेंज हो गया। अब देखो सुनो, परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, चेंजेस बाय टू टाइप्स, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक होता है फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। एक आपका होगा रासायनिक परिवर्तन, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, लिख दिया। अब आप बताओ, सबसे पहले मैंने लिखा है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब आप बताओ कि ये वाली जो मैंने रिएक्शन अभी लिखी है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि भौतिक परिवर्तन हुआ है, फिजिकल चेंज। क्यों, अणुसूत्र तो वही का वही रहा, चेंज क्या हुई, अवस्था हुई। ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ की, ध्यान से सुना, ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणुसूत्र समान रहे, अवस्थाएं चेंज रहे या अवस्थाएं परिवर्तन हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब एक रिएक्शन ये हो गई, अब इसको थोड़ा सा और अपन डेस्टिफाई कर देते हैं। देखो आज फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा इस बोल्ड के ऊपर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सब कुछ सीखे थोड़ी आते हैं, ऐसे सीखना पड़ता है, इंसान गलती करके ही तो सीखेगा, है ना। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो चेंजेस कैसे हो रहा है, जल लिक्विड में चेंज हुआ, मतलब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ा, मतलब वायुमंडलीय दाब। समझ रहे हो भाई, वायुमंडलीय दाब, धूप है बाहर रखोगे, बर्फ का टुकड़ा तो पिघल जाएगा आसानी से, एटीएम बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, लिक्विड था। अब देखो आप मेरे को ये बताओ, सब साइंस है ना, वो सब अपन के डेली लाइफ में जो यूज होती है ना, वही चीजें है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए अपन को, आसानी से वो चीजें क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। इसमें थोड़ा सा प्रक्रम लगा, ठीक है, इसको बाहर रखा, रूम टेम्परेचर पर भी रख दिया, यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा, तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। मगर इसके यहाँ पे कोई पोट रखें, कोई बर्तन रखें और उसके अंदर पानी डाल दें, हाँ संभवतः वेपर होंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और उसी को हटा के अपन बाहर कोई ग्राउंड में रख दें तो वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो इसका मतलब इससे अधिकांश क्या हो गया, इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे एटमोस्फियर क्या लगेगा, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा लगेगा, तो ये टाइम थोड़ा सा क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। अब देखो, अब साइन देखो ध्यान से देखना, जल चेंज हो, बर्फ चेंज हो गई जल में और जल चेंज हो गया अपन के द्रव के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर इसको अपन रिटर्न ले लेते हैं, ये भी बता देते हैं आपको कि जो अभिक्रिया होती है ना, अपन ने यहाँ पे लिखे अभिक्रिया के प्रकार परिवर्तन, वैसे जैसे पदार्थ, जैसे अभिक्रिया के प्रक्रम को अपन ने पढ़ा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, वैसे अभिक्रियाओं के भी प्रकार होते हैं। जैसे अभिक्रिया
प्रकार कैसे होते हैं? दो प्रकार वो होते हैं अभिक्रिया की गति के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से। एक जो अभिक्रिया चलेगी वो अग्र अभिक्रिया होगी, ठीक है। एक जो अभिक्रिया चलेगी उसको अपन प्रतीप अभिक्रिया बोलेंगे या पक्ष अभिक्रिया बोलेंगे। एक को होगी फॉरवर्ड, एक होगी बैकवर्ड, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपकी क्या चल रही है? फॉरवर्ड चल रही है, आगे की तरफ चल रही है ना। और फॉरवर्ड का जो आगे की अग्र अभिक्रिया होती है ना, उसका सिंबल होता है हमेशा ऐसे। अपन चाहे तो रिएक्शन के जस्ट ऊपर लिख भी सकते हैं अग्र अभिक्रिया या अपन फॉरबैक अभिक्रिया जो भी, ठीक है। अब इसको अपन रिटर्न लेंगे वापस, ठीक है। रिटर्न कैसे लेंगे? अब देखो, गैस को वापस क्या लिक्विड में चेंज कर सकता हूं? गैस को वापस क्या द्रव में चेंज कर सकते हैं अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। घर के अंदर खाना बनाते हैं, कुकर के अंदर या कोई किसी पोट के अंदर दाल पक रही है, दाल के ऊपर अपने पानी रख दिया, है ना, या आपने देखा होगा ढक्कन हटा करके उसके ऊपर बूंदे लगी रहेंगी, क्यों? वो भाप बनी, भाप किस में कलेक्ट होगी? द्रव में। उसको अपन इकट्ठा कर ले तो वापस वो क्या बन जाएगा? द्रव बनेगा। जब कोई, ध्यान से सुना, जब कोई वाष्प द्रव में चेंज हो जाए उसको अपन बोलते हैं कंडेंसन, संघनन। संघनन का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? संघनन रिएक्शन हो गई। अब इसको देखो, क्या मैं वापस लिक्विड को बर्फ में चेंज कर सकता हूं? यानी जल को बर्फ बनाते हैं, किस में बनाते हैं भाई? पानी है, पानी को आप बर्फ बना रहे हो, किस में बनाओगे? कोई उपकरण है क्या बनाने का? घर के अंदर आप फ्रिज के अंदर रख देते हो, किसके अंदर रखते हो? फ्रीजर में। और फ्रीजर का ही शब्द होगा फ्रीजिंग। जैसे ही आप जल को, पानी को बर्फ में चेंज करोगे उसको बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। क्या बोलोगे? हिमांक बिंदु। और हिमांक बिंदु कितना होता है? बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही अपन लिक्विड को क्या करेंगे, वापस फ्रिज में रखेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको बोलते हैं कंडेंसन। वापस इसको, जैसे ही जल को अपन ने वापस किस में चेंज कर लिया? क्यूब के अंदर चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन अपन का ये बना कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन अपन कहेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणुसूत्र तो सेम रहे, समान रहे, उसकी अवस्थाएं क्या रहे? चेंज रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जो आगे की तरफ चलेगी, अब देखो ये अग्र का निशान हो गया ना, आगे का, पीछे का ऐसे होगा। इसका मतलब अब एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकते हैं इस प्रकार का सिंबल देख करके कि अभिक्रिया आगे की ओर जा रही है या पीछे की ओर जा रही है। या इसमें क्या करेंगे, एक कोई इडन कर देंगे, इडन का मतलब छुपा देंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप में अपन को 4 दे देंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे H2 लिख दिया लिक्विड, यहाँ पे लिख दिया H2 गैस, या लिख दिया A एंड B, या लिख देते हैं नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो एग्जामिनर तो इस हिसाब से ही बनाएगा। क्वेश्चन तो अपन को एक ही आंसर, तो इसमें टिक एक ही करना है, कौन सा है? दोनों दे देंगे, फिर इसके बाद में इसमें ये भी लिख देंगे नन ऑफ देम, या इसमें ये भी लिख देंगे अबव देम, उपरोक्त सभी। तो थोड़ा सा इसको भी अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन? ठीक है। ये इसी से मिटेगा ना, इरेजर से ही। सेकंड वाला देखो,
रासायनिक परिवर्तन। और भी बता सकते हैं आपको, और भी आप उदाहरण देख सकते हो, एग्जाम्पल खूब है। जैसे अपन ने तो एक जल का ले लिया एग्जाम्पल, और भी ले सकते हैं। जैसे आपने कागज है अपन का, कागज का टुकड़ा ले लिया, इसको अपन फाड़ रहे हैं फाड़ रहे हैं फाड़ रहे हैं फाड़ रहे हैं, तो कागज की शेप में ही तो चेंज हुआ, कागज तो वही रहा ना, उसके टुकड़े ही तो कर रहे हो आप। एक प्लेन पेपर है बड़ा वाला, ठीक है, उसको अपन काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि बहुत सारे कागज के टुकड़े हो गए। अब कागज, जो कागज था वो तो कागज ही रहा, उसकी अवस्था क्या हो गई, चेंजेज होगी ना। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, भौतिक परिवर्तन का हो गया। पत्थर है, पत्थर को आप तोड़ रहे हो, तोड़ते जाओ, तो पत्थर ही रहा, उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वो किसका उदाहरण हो गया, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। एक आपको एक्शंस भी और बताएंगे जिसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। पहले आप रासायनिक परिवर्तन देखो। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या होगा कि कोई पदार्थ, अब परिभाषा ही देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकल की जो परिभाषा होती है ना भौतिक परिवर्तन की, उसमें थोड़ा सा ही चेंज होगा, बाकी एज इट सेम रहेगा। रासायनिक परिवर्तन देखो आप, रासायनिक परिवर्तन के अंदर ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था भी, जो पदार्थ के अणुसूत्र हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसकी अवस्था भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। अब आपने भौतिक परिवर्तन में तो क्या किया, अणुसूत्र तो क्या रखा, सेम रखा, और अवस्थाएं क्या हो गई उसकी, चेंजेस हो गई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन जो यहाँ पे लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल लेंगे, कोई अणुसूत्र लिखेंगे, वो अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन एक्चुअल में होता क्या है कि लगभग जितने भी रिएक्शनें होती है ना, वो सब क्या हो जाती है, चेंजेबल। दूसरी बात, एक और नोट कर लेना, अगर नोट्स में लिखवाएंगे, भौतिक परिवर्तन की जितनी भी रासायनिक, सॉरी, भौतिक परिवर्तन के जितनी भी समीकरणें होंगी वो अग्र दिशा में होंगी, अग्र दिशा में, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। उसको भौतिक परिवर्तन के अंदर जितनी भी समीकरणें होंगी एग्जाम्पल के रूप में, वो सब अनुत्क्रमणीय होंगी। अनुत्क्रमणीय का मतलब आगे की ओर भी चलेगी और पीछे की ओर भी चलेगी। और उनके अंदर परीक्षा के अंदर इस प्रकार का अगर कोई एग्जाम आ जाए, जो क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपन को डाउट रहे कि इसमें फिजिकल रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन होता, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसके अंदर ये साइन देख लेना, अगर दोनों तरफ चल रही है तो कौन सी होगी, भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों, कागज का टुकड़ा फाड़ तो दिया आपने, अब उसको वापस एक शेप में ला सकते हो ना भाई। पजल्स गेम होता है, कागज के टुकड़े थे उसको अपने अलग अलग कर दिया क्यूब के अंदर, फिर क्यूब को वापस जोड़ सकते हो क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अभिक्रिया भी होगी और क्या होगी, पक्ष अभिक्रिया भी होगी। दोनों तरफ से चलने वाली अभिक्रिया कौन सी होगी, भौतिक परिवर्तन होगी। मगर रासायनिक परिवर्तन में होने वाला प्रक्रम एक ही दिशा में चलेगा, वापिस से चेंज नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें ऐसी है कि अपन उसको साथ में ले लेंगे, आगे बताएंगे, क्योंकि साइंस के अंदर लगभग जो चीजें समझ में आती है ना वो तो टिक होती है, और जो चीजें समझ में नहीं आती है ना वो अपवाद में डाल देते हैं कि हमें नहीं आता इसके बारे में, कुछ चीजें ऐसी भी होती है। अब आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, परिभाषा देखो। परिभाषा के अंदर क्या होगा, ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के पदार्थ के अणुसूत्र भी चेंज होंगे और पदार्थ की अवस्था भी चेंज होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब रासायनिक परिवर्तन के अंदर आप देखो, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए तो मैंने आते ही सबसे पहले बोलते हैं ना कि किसी कोई नई चीज़ अपन इन्वेंशन करते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं, इतिश्री करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो कोई मंत्रोच्चारण से करते हैं। तो साइंस की भाषा के अंदर मंत्रोच्चारण क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होती है। तो मैंने उसमें एक बोला था कैल्शियम, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल की सीरीज में 20 नंबर पे आता है, सबको पता है। तो ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ये तो इसका रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक नाम हो गया। वैसे इसका अपन आम चाल में या आम भाषा में समझे तो ये होता है अपन का संगमरमर, जो ग्रेनाइट बोलते हैं ना पत्थर, वो होता है। समझ में आ गई बात। अब इसको देखो, सॉलिड है ये, अब इसको अपन को हीट देंगे या इसको तोड़ेंगे, बाहर से कोई प्रेशर डाल लगे, क्या करेंगे,
प्रेशर डाल करके इसको अपन क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब आप बताओ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अपन तोड़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड होगा। दो भागों में डिवाइड कैसे होगा? एक तो होगा आपका CO प्लस CO2। ये देखो किस में चेंज कर दिया मैंने। अब देखो आप बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर का टुकड़ा था, ठोस है, लिक्विड है या गैस है? ठोस है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस लिखा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना, यहाँ पे CaO बना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये भी पत्थर का टुकड़ा होता है, तो इसको अपन किस में लेंगे, सॉलिड में लेंगे। ठीक है, अगली क्या है अपन के, CO2, और CO2 क्या होती है, गैस होती है। तो इसके आगे मैं क्या रिप्रेजेंट करूं, जी। अब बताओ परिभाषा पे आ जाओ वापस। ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर पदार्थ का अणुसूत्र भी चेंज हो जाए और उसकी अवस्था भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या मैं उसको वापस पत्थर बना सकता हूं क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को मिलाकर के वापस क्या ग्रेनाइट बना सकता हूं क्या? नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि भौतिक परिवर्तन के अंदर तो क्या रहा था कि कोई भी अभिक्रिया दोनों तरफ से चलेगी, अगर भी चलेगी, आगे भी चलेगी और वापस से पीछे भी आ जाएगी, मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी आ जाएगी। रासायनिक परिवर्तन के अंदर ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि ये अभिक्रिया कैसे चलेगी, एक ही दिशा में चलेगी। इसलिए मैंने किस प्रकार का साइन लगा दिया है, इस प्रकार का साइन लगा दिया। समझ में आ गई बात? अब इसके देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको अपन संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, और ये बना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कौन सी गैस बनी, CO2। अब इसका उदाहरण बताऊं आपको कॉमन सेंस की बात में। देखो, व्हाइट कलर करते हैं घर के अंदर, कली करते हैं ना, बोलते हैं ना, अब तो कलर आ गया, पहले मार्केट में पहले कली करते थे। उसको आपने देखा होगा कि एक मटके के अंदर डालते थे, और मटके के अंदर डाल करके उसके अंदर अपन ने क्या किया, पानी डाल दिया। ठीक है, ये चलो एक निशान और लगा देते हूँ। ये जो ट्राइंगल का निशान लगाया है ना मैंने, इसका दो प्रकार से अर्थ निकलता है। एक तो ये अर्थ निकलता है कि ये अभिक्रिया है ना, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। सभी रिएक्शन के प्रकार बताऊंगा। उष्मा शोषी का मतलब ये बाहर से वायुमंडल से क्या ले रहा है, उष्मा ले रहा है। ठीक है, दूसरा इसको डिसोशियन भी बोलते हैं। डिसोशियन का मतलब टूटना। यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ है, टूटा है। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 के अंदर। ठीक है, दोनों प्रकार से हो गया ना। अब इसके अंदर देखो कि जैसे अपने उस पात्र के अंदर, जैसे मटके के अंदर अपन डालते हैं ना, तो डालने के बाद में आपने देखा होगा ऊपर से जैसे पानी ऐड कराते हैं, पानी डालते हैं, तो मटका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होता है ना मटका, और मटका गर्म होने के साथ साथ में उसमें एक प्रकार की गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। और CO2 गैस होती है, मटका क्या हो जाएगा, एकदम से हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कुछ समय बाद अपन उसको छान लेते हैं। ठीक है, छानने के बाद में अपन को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब अपन दीवारों पे पेंट करते हैं ना, तो कुछ समय बाद कैल्शियम के पार्टिकल्स कैल्शियम के पार्टिकल्स सनलाइट से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, और वो शाइनिंग करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कली करते हैं तो वो चमकने लग जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, यही होता है। ये क्या करेगा कि जैसे ही सनलाइट के ऊपर जैसे किसी दीवार पे गिरेगी ना, ये तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अपन तो नहीं करते, जैसे छत के ऊपर छत का जो फर्श होता है ना, उसके अंदर गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, व्हाइट अगर पेंट कर देना, तो नीचे के जो मकान होते हैं वो ठंडे रहते हैं। क्यों, सनलाइट से जो एनर्जी आएगी ना, उसको ये अब्जॉर्ब नहीं करेगी, इलिमिनेशन करेगी। जैसे ही इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे वापस क्या हो जाएगी, वहाँ से आउट ऑफ हो जाएगी, तो वो कमरा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इसलिए ये एक प्रकार का प्रक्रम होता है, इसको अपन उष्मा छेपी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर उष्मा छेपी कैसे, गैस बाहर निकल रही है, ब्रह्मांड अपन बाहर वायुमंडल में क्या दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अभिक्रिया एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया हो गई। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो दो चीजें सीखी अपने, एक भौतिक परिवर्तन, एक सीखा अपने रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर अपन क्या लेके चल रहे थे कि ऐसी रासायनिक परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के अणुसूत्र तो समान रहे
और उसकी अवस्था क्या हो जाए, चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। सेकंड वाली आती है आपकी रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर पदार्थ के अणुसूत्र और पदार्थ की अवस्था दोनों क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल खूब है, अपन और भी ले सकते हैं। देखो, भोजन का पचना, फूड ऑफ अब्जॉर्बेशन, खाना खाते हैं, खाना पचेगा, ठीक है, केविटी के अंदर गया, केविटी के अंदर इसियोफेगस से गया, इसियोफेगस से बाद में काम के स्टमक में गया, स्टमक के लार्ज इंस्टाइन में गया, स्मॉल इंस्टाइन में गया, ठीक है। एसिड होता है, एसिड के साथ में क्रिया करेगा तो एक प्रकार की एक्जोथर्मिक रिएक्शन बनेगी और भोजन का कायम बन के भोजन क्या हो जाएगा, पच जाएगा। तो ये भी किस में परिवर्तन आती है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे थोड़ी होता है अपन ने भोजन खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, वापस गुलाब जामुन आ जाएगा, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हो गई, चेंज हो गई भी। तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन ही तो है। अगर वो वापस होता तब तो अपन मानते हैं कि भौतिक परिवर्तन है भाई। इसके अंदर क्या होगा, और देखो एक एग्जांपल और देता हूं, परीक्षा के अंदर बहुत काफी टाइम एग्जाम में पूछ लेते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, है ना। मैं लिख रहा हूं बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। हाँ भाई, अब बताओ इसको मैं कौन सा प्रक्रम लूं, कौन सा परिवर्तन लूं, भौतिक परिवर्तन लूं कि रासायनिक परिवर्तन लूं। हाँ भाई पूजा बताओ, ये मेरी स्टूडेंट रही हुई है, इसको तो मैंने 10th में साइंस पढ़ाई थी, बताया हुआ था, उस क्लास में भी बताता हूँ मैं। खाली रासायनिक होगा। इसके अंदर दोनों ही प्रक्रम होंगे, भौतिक परिवर्तन भी होगा और रासायनिक परिवर्तन भी होगा। चलो इसका थोड़ा सा अपन डीपली पढ़ लेते हैं। कैंडल होती है, मोमबत्ती सबकी देखी हुई है। अपन उसके बीच में जो वैक्स होता है, वैक्स के बीच में अपन कुछ प्रकार का धागा या कुछ डालते हैं, उसको जैसे ही अपन फ्रीज करके अपन एक शेप दे देते हैं, शेप देने के बाद मोमबत्ती बनी। अब मोमबत्ती को आप जैसे ही फायर ब्रिगेड से जलाओगे, मोमबत्ती जलेगी, ठीक है। मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती का जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। आप उस मोम को इकट्ठा करके वापस मोमबत्ती तो बना सकते हो, तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक और रासायनिक पर। तो थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस प्रकार का ज्यादा देते हैं क्वेश्चंस में, है ना। और देखो फोटोसिंथेटिक, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ना, वो भी क्या होगी आपकी, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन दोनों होंगी। क्योंकि उसके अंदर भी क्या होते हैं, सनलाइट से अपन क्या कर रहे हैं, एक अपन रेस्पिरेशन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, दोनों एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और आके आपके दिमाग में अगर जहन में कोई अगर और भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप अपन इसको यहाँ पे बोल्ड पे कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, दो प्रकार का परिवर्तन हो गया, एक तो भौतिक परिवर्तन हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे देखो,
शॉर्ट वेव्स में लिख दी दोनों बातें, है ना भाई। अपन देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या हो रहा है ना, और रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या हो रहा है, इसकी एक डेफिनेशन हो गई। अगर आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, लंबी जोड़ी बना दो, इसने अपन को वेव्स में अगर ट्रिक्स में याद रखनी है तो इतनी याद रखनी है अपन को, ठीक है। ये तो परिवर्तन हो गए। उसके बाद में देखो अभिक्रिया की दिशा दो प्रकार से बताई थी, है ना। एक तो जो आगे की तरफ चले, अगर अभिक्रिया जो पीछे की तरफ चले, ठीक है। इसको अब मैं दोनों को अलग नाम से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा देख लें। इसको बोलूंगा मैं अगर अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं और पक्ष अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। यानी अभिक्रिया के दो प्रकार होंगे, एक तो आगे की तरफ चलेगी और एक दोनों तरफ चलेगी, ठीक है। उसके बाद में पदार्थ के संघटक या कंपोजिट। कोई इंग्लिश मीडियम से तो नहीं है ना, सभी हिंदी मीडियम की हो ना, आप इंग्लिश मीडियम से हो, चलो कोई बात नहीं। देखो चेंजेस इन विच टाइप, टू टाइप, फिजिकल चेंजेज देन एंड केमिकल चेंजेज। सेकंड वाला है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। एक होगी आपकी फॉरवर्ड, एक होगी बैकवर्ड। फॉरवर्ड देन कॉल्ड टू फॉरवर्ड देन कॉल्ड एंड अदर नेम्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। दोनों इसमें साथ में। अब इसके बाद में मैटर ऑफ डिकम्पोजिशन यानी पदार्थ के संघटक। अब पदार्थ के संघटक के अंदर अपन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक कोई मोलिक्यूल पार्टिकल्स है, कण, है ना। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, अपन इतना बड़ा तो डीपली नहीं जाएंगे, मगर अपन थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पौराणिक कथाओं में अंदर अपन इमेजिनरी मान लो उन चीज़ों को, या अपन उसके अध्यात्म की बात अलग अलग। महाभारत हुआ, रामायण हुई, है ना। इतिहास के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ जैसे वॉर हुए थे, युद्ध हुए थे, है ना। एक तो अस्त्र से हुए थे, एक शस्त्र से हुए थे, है ना। अस्त्र और शस्त्र जानते हो ना, एक फेंक के चलाया जाता है, एक हाथों से चलाया जाता है ना। उस पार्टिकल्स के अंदर अपन ने जैसे इस संसार के अंदर जो भी वस्तुएं बनी है वो सूक्ष्मतम इकाई से बनी है, और उसको अपन एक नाम देते हैं एटम्स। क्या नाम दे रहे हो? एटम्स दे रहे हो। अब एटम्स के अंदर, जिसको एटम्स को अपन हिंदी में बोलते हैं परमाणु, ठीक है। अब एक परमाणु से बल्कि एक चीज, अगर किसी भी चीज का उद्भव होता है, रिन्यूएशन होता है, तो एक कण से तो नहीं होगा ना, एक कण से नहीं होगा। उसके लिए भी क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन अपन की होमोसेपियंस मनुष्य हैं अपन, और मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होमोसेपियंस होता है, सबको पता है। होमोसे अपन भी बने हुए हैं ना, तो क्रोमोसोम्स कितने बने हुए हैं? दो क्रोमोसोम से बने हुए हैं, है ना। तो वैसे ही जैसे पदार्थ की अवस्था होती है, एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। मकान बनाया है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग के अंदर जो यूनिट्स होती है, फर्स्ट और ऑफ ऑल जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? एक ईंट होती है। एक ईंट से अपन क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वैसे ही क्या होते हैं, ये एक पार्टिकल्स है। अब अपन इस पार्टिकल्स को कोई नाम तो नहीं दे सकते, अननोन है ये। इस पार्टिकल्स को कब नाम देंगे? जब इसकी अपन अवस्था चेंजेज या मैटर्स के डिसिप्लिन पे जाएंगे कि ये द्रव है, सॉलिड है, या आपका लिक्विड है, गैस है, कुछ भी। तो इसके बाद में अपन इसकी चर्चा पे जाएंगे। अब एक पार्टिकल्स है कोई, इसको अगर अपन किसी भी रिएक्शन के साथ में कंजक्ट करेंगे या कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो रिएक्शन बन रही है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सी अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपन जो चीजें पढ़ते हैं ना, तो वो अपन के ध्यान में नहीं रहे। क्योंकि पदार्थ, अब अपन रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन के अंदर होती है, देखो कुछ वर्ड आएंगे। एक वर्ड होता है आपका
अभिकारक, ठीक है। एक आपका क्या होता है, उत्पाद। इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अभिक्रिया का जो प्रक्रम स्टार्ट होता है ना, वो दो ही प्रकार से होते हैं, अभिकारक से और उत्पाद से। अब इस रिएक्शन पे चलेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे, वापस इसी के विज्ञान की भाषा में यहाँ पे आ जाएंगे, वापस ऐसे के ऐसे एज इट। देखो अभिकारक क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है, पदार्थ का अपन का कोई सिमिलर नाम तो है नहीं, कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। द मेटल्स पार्टिसिपेट ऑन द केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई भाई। ये कोई है ए और बी, नाम दे दिया मैंने, ए और बी है, ये दोनों क्या है, किसी रिएक्शन के अंदर भाग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही अपन ने क्या किया, प्रोडक्ट बना, तो अपन का प्रोडक्ट क्या बना, ए और बी। क्यों, यहाँ पे एडिशन का निशान लगाया मैंने, वैसे तो इसको अपन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, है ना। एडिशन हुआ ना, ए प्लस बी का क्या बना, प्रोडक्ट में ए बी बना। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट। और इससे जो चेंज हुआ वो आपका क्या बना, प्रोडक्ट। मतलब अभिकारक से अपन किस में आ गए, उत्पाद में आ गए, ठीक है। अब देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अपन अभिकारक कहते हैं। द पार्टिसिपेट ऑन द केमिकल रिएक्शन देन कॉल्ड रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात। और जो अभिकारक जो अभिकारक अभिक्रिया करके किसी अन्य पदार्थ में, पदार्थ का नाम नहीं लेंगे क्यों, अपन को पता ही नहीं है कि सॉलिड है, लिक्विड या गैस है, ठोस है, द्रव या गैस है, तो अपन क्या कहेंगे, किसी भी जो अभिकारक अभिक्रिया के अंदर, अब अभिक्रिया ही नाम लूंगा, रासायनिक और भौतिक नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं भौतिक लूंगा तो अपन को जितने भी मेटर लेने होंगे, द्रव जो पदार्थ लेने होंगे, वो कैसे लेने होंगे, भौतिक अवस्था वाले लेने होंगे, मतलब सॉलिड लेने होंगे। और रासायनिक बोलूंगा तो इसका मतलब क्या लेने होंगे, कि वो उसके अणु क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अपन वोकेबलरी में क्या बोलते हैं, पहले उसको सिंपली मतलब साधारणतः उसको डेस्टिफाई करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब देखो, कोई भी पदार्थ जैसी अभिक्रिया होगी वो अन्य किसी पदार्थ में चेंज हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद। दे पार्टिसिपेट ऑन द रिएक्टेंट एंड विल बी अदर एलिमेंट्स या अदर प्रोडक्ट देन चेंज देन कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात। अब देखो, अभिकारक और उत्पाद दोनों। अब रिएक्शन का लिखने का तरीका भी होना चाहिए। एग्जाम के अंदर कभी कभी एग्जामिनर है भी दिमाग में वैसे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, अपन को तो हर चीज समझनी पड़ेगी। तो अपन को हमेशा ध्यान में रखने का कि ये अभिकारक है, और अभिकारक से ही अपन को क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है, ठीक है। अब अगर अभिकारक चेंज हो जाए उत्पाद में, और उत्पाद से वापस चेंज हो जाए अभिकारक में, तब तो कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। सिंपली अपने परिभाषा में लिखा है, अणुसूत्र समान हो, पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो जाए, मगर इस प्रकार की कोई कंडीशन या शर्त हो जाए कि उत्पाद वापस किस में चेंज हो जाए, अभिकारक में चेंज हो जाए, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को अपन बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कुछ कंडीशन, और उसके लिए अपन साइन बोर्ड भी कैसा लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं। समझ में आ गई बात। अब सेकंड देखो, अगर कोई अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाए और उत्पाद से वापस अभिक्रिया नहीं बने, तो उसको अपन बोलेंगे अग्र अभिक्रिया या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों को अपन को ध्यान में रखना। जो सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है, फॉरवर्ड में जाए अग्र अभिक्रिया, और जो बैकवर्ड में आ जाए, वापस आ जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, पक्ष अभिक्रिया बोलेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई, तीन। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में परिवर्तन, परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में पदार्थ के संघटक, पदार्थ की अगर अपन कोई अभिक्रिया लिखें तो हमेशा ध्यान में रखना, अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड।
और जो प्रोडक्ट होंगे उत्पाद, हमेशा उसको अपन किस में लिखेंगे, राइट हैंड साइड, RHS। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड वामवर्त दायावर्त होता है ना, वैसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड। ठीक है, अब इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, अभिक्रियाएं होती हैं जनरली तो अपन 4 प्रकार की पढ़ते हैं, वैसे 6 प्रकार की भी होती है, वैसे 9 प्रकार की भी होती है। अपन जनरली आपके सिलेबस में देख लेंगे, इसमें तो आपके सिलेबस में इतना लिखा हुआ है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं उनके प्रकार। अब इतना लिखा हुआ है तो इतने के अंदर तो पूरा ही आ जाता है, तो इसके अंदर अपन को हो सकता है पूरी की पूरी रिएक्शन भी अपन को क्या करना पड़े, पढ़नी पड़े। तो थोड़ा सा जनरली मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो वैसे रिएक्शंस होती है वो वैसे तो होती है 4 प्रकार की, संयोजन, वियोजन, अपघटन और संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, 4 प्रकार की। कौन सी, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 प्रकार की होगी। उसके बाद में होती है आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की रिएक्शन के विच और टाइप अपन को आने चाहिए। अब देखो संयोजन का मतलब अपन थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर ले। संयोजन, एडिशन, एडिशन अपन हिंदी में जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, ऐड करना, ऐड का मतलब क्या हो रहा है, प्लस कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया,